16वीं सदी, वीनस का खूबसूरत शहर। 29 मार्च 1516 ईस्वी को एक कानून मंजूर किया गया कि यहूदी आम आबादी से अलग एक निस्बतन वीरान जगह पर रहेंगे। उन्हें अपने गले में मखसूस निशान लटकाने को कहा गया। इस जगह को लातीनी जबान में घीटू कहा जाता है। शहर का ऐसा हिस्सा जहां कोई खास अकलियत को अक्सरियत आबादी से जबरदस्ती अलग कर दिया जाए या वो खुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जगह आबाद हो जाए। ऐसे इलाके ज्यादातर शहरी सहूलियात से खाली होते हैं। अमेरिका जैसे मुहज़्ज़ब मुल्क में आज भी स्याहफाम लोगों के घीटू मौजूद हैं। भारत के खूबसूरत तरक्की याफ्ता और शानदार शहर अहमदाबाद के पहलू में भी 7 लाख खौफजदा अफराद की एक आबादी है। दौरे हाजिर में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा घीटू। 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इस वीरान जगह पर सैलाब ज़दगान को आबाद करने के लिए चंद मकानात तामीर किए थे। नरेंद्र मोदी के शहर अहमदाबाद में 1985 ईस्वी में पहला मुस्लिम कुश फसाद हुआ तो कुछ मुसलमान खौफ के मारे यहां आकर आबाद हो गए। गुजरात फसादात 2002 ईस्वी, मुसलमानों के कत्ले आम का आगाज। सरेआम औरतों से ज्यादती और घरों में जिंदा जलाने से लेकर शदीद तशद्दुद से खौफजदा होकर भागते मुसलमानों को एक ही जगह मिली, जोहापुरा। आज भी इर्द गिर्द से जो कोई हिंदुओं के खौफ से भागता है तो जोहापुरा में आकर आबाद हो जाता है। दुनिया भर में घीटू की पहचान ये है कि तमाम तर सहूलियात और तरक्की इसके दरवाजों तक आकर खत्म हो जाती है। अहमदाबाद जिसकी तरक्की के दम पर मोदी के सर जीत का ताज सजा, इसी के साए में जोहापुरा तमाम तरक्की को सिर्फ देखता रह गया। सहूलियात से महरूम मुसलमानों ने अपने कातलों से मदद की भीख मांगने से बेहतर ये जाना कि अपनी मदद आप की जाए। अपने तौर पर तरक्की करता जोहापुरा, जो आज पूरे भारत में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, एक सदी गुजरने के बाद भी इस बात का सवाल उठा रहा है कि क्या हमें 2 कौमी नजरिए पर एक और तकसीम चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफराज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत में एक ऐसा इलाका भी है जिसे मुसलमानों का पाकिस्तान कहा जाता है। इस इलाके का नाम जोहापुरा है और आपने इस रिपोर्ट में तफसीली देख लिया। आज औरिया मकबूल जान साहब ने इसी पर एक कॉलम लिखा और कॉलम में इसको घीटू का दर्जा दिया गया। घीटू क्यों कहा जाता है जोहापुरा को, इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। औरिया साहब, ये जोहापुरा और घीटू ये तजाद नहीं है? देखिए, बेसिकली घीटू जो था, ये जैसे उन्होंने उसमें रिपोर्ट में बताया है, ये वेनिस शहर के अंदर एक जगह थी। गेटी कहते हैं लैटिनी में, एक जैसे भट्टी होती है, अंगीठी भट्टी, जहाँ लोया कर। जी जी, हमारे पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है इत्तेफाक फाउंड्री समझ लो। ठीक, तो वो घीटू जो था उस वो वहाँ भट्टियाँ होती थी, वहाँ उनको आबाद करती है। जब वो उनको आबाद किया तो वो उनको कहा गया कि आप एक खास किस्म का निशान पहनेंगे। पूरे यूरोप में यहूदियों के साथ हुआ है, खास किस्म का लिबास पहनेंगे, खास किस्म का वो चीज़ पहनेंगे, अपना निशान पहनेंगे। और फिर आप और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आप सब्त के दिन कारोबार भी करेंगे और सूअर का गोश्त भी खाएंगे। बहुत सारी इजाबेला फर्डिनेंड ने भी लगाई थी उनके। ये घीटू का ओरिजिन जहाँ से हुआ है वो आप बता रहे हैं? हाँ, इजाबेला फर्डिनेंड तो उनको अंदर रखा था, इन इटालियन वेनिस वाले ने उनको वो रख दिया था। तो और रात को वहाँ गार्ड चलते थे। वेनिस जो है वहाँ नहरें हैं, तो नहरों के अंदर वो कदा उनके कंडोलास घूमते थे जिसमें गार्ड होते कि ये लोग रात को बाहर ना निकल सके। अच्छा, इतनी सख्ती थी। ऊपर नेपोलियन आया तो उसने उनको निकाला और फिर बाहर आ गए। लेकिन यूरोप पूरे में घीटूस थे, खुसूसन पोलैंड के अंदर बहुत ज्यादा घीटूस थे, यूगोस्लाविया के अंदर घीटूस थे। वो शिंडलर लिस्ट जो बड़ी मशहूर फिल्म है वो इसी घीटूस के ऊपर बनाई गई थी। फिर हिटलर के जमाने में जर्मनी में भी घीटूस थे। इसी तरह अमेरिका के अंदर कालों के घीटूस हैं। घीटू वो जगह होती है कि जहां सरकार कुछ नहीं करती, एक अकलियत को या वो खुद वहां रहती है खौफ की वजह से, नफरत की वजह से, तासुब की वजह से, लोगों के मेल जोल की वजह से, या फिर लोग उनको धकेल देती है सरकार जो होती है। तो ये खुद साख्ता भी हो सकता है, खुद साख्ता भी हो सकता है और सरकार भी धकेलती है। ये अहमदाबाद का जो घीटू है ये बना है मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर। अच्छा, यानी आप अंदाजा करें कि सेकुलर बुनियादों पर बनने वाला हिंदुस्तान, भारत जिसको हम कहते हैं, सेकुलर बुनियादों पर बनने वाला जो हिंदुस्तान है, उसमें अहमदाबाद वो है कि जो अपने तौर पे जिसे कहते हैं तरक्की का मॉडल समझा जाता है। ठीक है। 85 में जब पहला फसाद हुआ है तो वहां पर ये लोग वहां जाके आबाद होना शुरू हुए। उसके बाद 2002 में जैसे बताया गया, इसमें जो एक कमाल की स्टोरी है, जिस बंदे ने इसको घीटू कहा है, 2 लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। एक उसमें राना अयूब एक खातून है
वो उन्होंने वहां से आके उस होम सेक्रेटरी को जाके इंटरव्यू किया कि जिस जमाने में ये फसाद हो रहे थे। जी जी। और उसने उसको नरेट करने की कोशिश की कि किस कदर जुल्म हुआ था। यानी बच्चियों को निकाल के चौराहों के अंदर रेप किया जाता था और रेप करने के बाद उनके ऊपर तेल डाल के उनको आग लगा दी जाती थी। ये जो अंसारी साहब ये तो जुल्म और बर्बरियत की बात है, लेकिन साथ साथ मुसलमानों के हवाले से आप कह रहे हैं, तो क्या ये घेटूस दूसरी कौमियतों में अकलियत के तौर पर मौजूद नहीं है या सिर्फ इंडिया में ही मौजूद है? नहीं, देखें, घेटू हैं दुनिया में, छोटे छोटे घेटू हर जगह हैं। अच्छा। लेकिन बुनियादी तौर पर ऐसे घेटू के जहां तक घेटू अकलियतें मुख्तलिफ इलाकों में रहती हैं, मतलब पाकिस्तान में भी रहती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सलामत कॉलोनी में सरकार का स्कूल ना हो, सलामत कॉलोनी में सरकार का अस्पताल ना हो, सलामत कॉलोनी में सरकार सीवेज लाइन ना बिछाए। सलामत मैं एक सलामत कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। कराची कोयटा में बस्ती पंचायत है ईसाइयों के कॉलोनी, उसमें अंदर तमाम फैसिलिटीज म्यूनसिपलिटी मौजूद है, लेकिन घेटू वो इलाका होता है कि जहां म्यूनसिपल सर्विसेज तक नहीं पहुंचाई जाती। अच्छा, अब ये जो इलाका है, ये इसमें हुआ ये कि उसमें दो लोगों ने, एक तो उसने किया और एक और लड़का था, वो कहता है कि मैं जिस वक्त वहां पहुंचा हूं तो ये फसाद चल रहा था, मेरा बाप बड़ा गांधीयन था। अच्छा, जो कि बड़ा कांग्रेस का फॉलोअर ये हो और गांधी को बड़ा मानना, मुसलमान आदमी, और एक मेरी रूपा आंटी होती थी, वो मुझे बकायदा राखी बांधा करती थी। अच्छा, लेकिन जब मैं कैलिफोर्निया से पढ़ के आया और सेकुलर एजुकेशन सब कुछ हर चीज, तो मुझे बड़ा अजीब गरीब लगा। ये आप संजय की बात कर रहे हैं? हाँ, उसने कहा तो कहता मैंने यहाँ पहुंचा तो मेरे बाप वगैरह जो थे वो उनको उन्होंने मार दिया, कत्ल कर दिया। अच्छा। और मुझे घर लेना था कोई जगह, कोई बात है, तो मुझे घर कोई नहीं देता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम अपना नाम जो है वो मुसलमान वाला नाम ना बताना, तुम हिंदू का नाम बताना। तो मैंने अपना नाम संजय बोलना रख रहे और मैं वहाँ पर आबाद हो गया। ये लड़का एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी रहा, बाकी जगहों पर। जब इसने कहानियाँ एक्सप्लोर करनी शुरू तो ये हैरान रह गया। कहता मुझे पता चला कि सारे के सारे लोग उठ के जोहापुरा में आबाद हो गए हैं। अच्छा। और वजह क्या है कि ये अपने बच्चों को उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं भेजते थे। कि हमारी उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हमारा बच्चा कत्ल ना हो जाए। अच्छा। हमारी बेटी रेप ना हो जाए, हमारी बेटी को कल को रथ जुलूस हो रहा है तो कहेंगे जी इस बच्चे ने पत्थर मार दिया भगवान। और ये सब आपने कॉलम में लिखा कि ये गुजरात के करीब वाक़ई इलाका है और यहाँ के लोग बड़े कारीगर थे। अगर इतने ही कारीगर थे तो अपनी तरक्की में या इलाके की तरक्की में इन्होंने किरदार अदा क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि सारे के सारे अहमदाबाद के अंदर जरगरी का काम करते थे, सोने का सोनारों का काम करते थे। वहां पर अहमदाबाद के अंदर ये गुजराती कढ़ाई का काम करते थे, जरदोजी का काम। इनको निकाल दिया गया ना। मैंने बताया ना कि वो जो उनका एमएनएमपी था, एमएनए जो है, ये इसका जो नाम है अपना अंसारी जो था, इसको उसकी 4 बेटियों समेत बिल्डिंग में आग लगा दी। और अकेले को नहीं, उसकी पूरी फैमिली ने उसके घर में पनाह ले ली। और क्या हम को 60-70 लोग थे कि घर बहुत एमएलए है, जी जी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसके घर को कौन जाए? उसको घेरा, वो बेचारा दरखास्त करता रह गया और सारे खानदान को आग लगा दिया गया। अच्छा। तो उस वक्त ये लोग वहां पर पहुंचे, तो वो कहता ये है कि मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊं, तो मैंने एक रक्षा किराए पे लिया। मैंने कहा चलो तुम मुझे जोहापुरा ले चलो। सही। रक्षा दरवाजे पर रुका, कहता मैं अंदर नहीं जा सकता हूं। वो जो सड़क है उसको कहते हैं पुलिस लाइन, वहां पुलिस का थाना है। मैं थाने वाले के पास गया, उसने कहा तुम तो पाकिस्तान जा रहे हो। मैंने कहा उसका नाम पाकिस्तान, उसका नाम मशहूर हुआ है। उन्होंने कहा पाकिस्तान, क्यों तुम पाकिस्तान क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि जहां तो आईएसआई के एजेंट हैं सारे, पता नहीं क्या जैसे वो कहा जाता है। अच्छा अच्छा, स्टोरी डेवलप की जाती है जैसे पुलिस वाले होते हैं। ठीक। तो कहता है कि 2 रक्षे लेने पड़ते हैं वहां जाने के लिए। एक रक्षा जो अहमदाबाद में घूमता है, टैक्सी जो अहमदाबाद में घूमती है, इनसाइड के 7 लाख की आबादी है, कोई छोटा शहर नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान के अच्छे खासे बड़े बड़े शहर 6-7 लाख की आबादी है, कोयटा शहर 10 लाख के करीब। जी जी जी। ठीक। तो वो उसके अंदर कहता मुझे लदा रक्षा लेना पड़ा। मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा कि मैं जहां के वहां पर घर ले लूं, तो ये मुझे अच्छा लगा। अच्छा। अब ये टोटल सेकुलर एजुकेशन वाला आदमी, गांधीयन फिलॉसफी वाली फैमिली, अपना नाम बदल के वहां रह रहा है। कहता ईद उल अजहा के एक दिन पहले मैं वहां पर मैंने घर ले लिया। अच्छा। सुबह सवेरे ईद का दिन था तो मैंने सोचा कि मैं अपना तंग पजामा और ये वो टोपी वाली पली टोपी जो पहन के मैं नीचे उतरा, तो काफी सारे लोग तो ईदगाह जा रहे थे। अच्छा। तो मैंने वहां जाके मैंने उसको कहा कि आप, एक बाबा जी थे, उन्होंने मुझे पूछा बेटे आपका नाम क्या है? अच्छा। कहता है मैंने 14 साल के बाद पहली दफा अपना नाम जो है वो क्या नाम है उसका, ज़हीर सज्जाद जान मोहम्मद, इसका नहीं ज़ाहिर सज्जाद जान मोहम्मद। जी जी। कहता मैंने पूरा नाम बोला, मुझे ऐसा लगा मैं दुनिया पे आ गया। और मुझे उसके मेरे उसके बंदे ने कहा कि यहाँ सामने एक कैंप है और जिस वक्त कोई भारत में कहीं से इस नजदीकी इलाके से कोई मुसलमान तंग आता है, उसके घर को लूट लिया जाता है, उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उसके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, तो खौफ से भागता हुआ जब जोहापुरा के उस टेंट में आके पहुंचता है तो टेंट में आके सजदा रेज होता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मैं एक ऐसी जगह आ गया हूं कि जहां अमन है,
जहां मेरी जान की सलामती है। ये बिल्कुल वही कैफियत है 1947 वाली कि जब लोग आते थे और आके पाकिस्तान की सरजमीन को बोसा देते थे और सजदा अदा करते थे। ये है हिंदुस्तान का सेकुलर चेहरा। मेरी तकलीफ बात पता है क्या है? जी जी। ये गुज़श्ता 14 साल से ये जोहापुरा का 4 लाख लोग जो हैं आज से 10 साल पहले वहां पर थे। अब इस वक्त एस्टिमेटेड है 5 से 7 लाख के करीब है। ठीक है, क्योंकि बात है वहां तो उस शहर के अंदर कोई सीवरेज नहीं है, कोई वाटर सप्लाई स्कीम नहीं है, किसी किस्म की कोई जैसे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। इस 4 लाख के लिए सिर्फ 6 हाई स्कूल हैं जिनमें उनके बच्चे पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ सकते 3-4, और ये हालत है वहां पर। पाकिस्तान के वो लोग जो वाघा के बॉर्डर पे खड़े होके हार पहनाते हैं और जिनकी कलम थकते नहीं है हिंदुस्तान की भारत से दोस्ती की और तारीफ करने की, मुझे आज भी वो सीन याद आता है कि जब मैं वहां पर हॉलोकॉस्ट म्यूजियम में गया था वाशिंगटन डीसी में, तो एक यहूदी औरत बूढ़ी 80 साल की अपने पोते को लाके उसके सामने खड़े होकर हॉलोकॉस्ट में दिखाया था, ये तस्वीरें देखो हमारे आबा अजदाद कैसे घीटों में रहा करते थे, ये तस्वीरें देखो हमें कैसे कत्ल किया जाता था, ये तस्वीरें देखो हमें कैसे मारा जाता था। वो अपनी नस्लों तक को याद कराते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ ताकि एक कौम कैसे डेवलप हो। पाकिस्तान में यहां के लोग, सर ये बात तो माजी की है, जाहिर है आज से हमें इंटैक्ट रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी तो बता दीजिए आपकी हमदर्दियां हमारे मुसलमानों के साथ इतनी क्यों हैं? आखिर उनके करतूतों पर भी तो नजर डालें। उनके करतूत भी तो इतने अच्छे नहीं है, किसी की कोई इतना बड़ा लीडर भी तो नहीं पैदा कर पाए हैं जिस तरह के बाकी कम्युनिटीज में लीडर्स पैदा। देखिए आप मुझे बताइए जी कि अकलियत के अंदर कितना बड़ा लीडर आप पैदा कर सकते हैं जहां आपको पूरी की पूरी दुनिया में तक। आप दिल्ली में चले जाएं, मैं आप औरंगाबाद में चले जाएं, आप बॉम्बे में 38 मुसलमान। बुरहान वानी लीडर बन के नहीं निकला है कश्मीर से? कश्मीर तो अक्सरियत है ना जी, कश्मीर में तो आप अक्सरियत में, कश्मीर में आप अकलियत में नहीं, ये पॉइंट है। ठीक है, आप अकलियत, जहां आप अकलियत में, इस अकलियत के अंदर आप कितने लीडर, आप जो अवैसी निकला है ना जी, ठीक, आपने क्या कर दिया उसको? आप जो डेमोक्रेसी है ना इसके बारे में कहते हैं टिरनी ऑफ मेजॉरिटी जी, और टिरनी मेजॉरिटी ये होती है कि 51% जो है 49% को वो तबाह बर्बाद करते रहते हैं। मेरा सिर्फ यहां पर सवाल एक है जी, उन पाकिस्तान के उन लोगों का, दुनिया में कहीं जुल्म हो जाए, किसी हिंदू पे हो जाए, किसी ईसाई पे हो जाए, किसी जर्मन पे हो जाए, किसी फलां पे हो जाए, पाकिस्तान की पूरे का पूरा मीडिया चीखने लगता है कि ये हो गया। हाँ। आज मुझे ये बताइए आपके पड़ोस में बड़े शोर मचाते हैं कि पड़ोसी का बड़ा हक होता है, कोई ईरान को पड़ोसी कहता है, कोई चीन को कहता है, कोई हिंदुस्तान, पर इस पड़ोस में आपके मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। दुनिया में 6 सदियों के अंदर ये मुसलमानों का सबसे बड़ा इस्तेसाल है। साबरा और शतीला मुसलमान इलाके में कैंप बने हुए हैं, महाजरों के कैंप हैं, ये हिंदुस्तान के शहरी हैं। उस शहर के अंदर जैसे यहूदियों के साथ होता था वो लोग हैं। सर कोई नहीं बोलता। 16वीं सदी में यहूदियों के साथ हुआ, ये होलोकॉस्ट वाले मामला तो होते रहे। 19वीं सदी में मुसलमानों पर ज़वाल आया, आने वाले दिनों में किस पर ज़वाल आ रहा है? आखिरी क्वेश्चन है क्योंकि आपकी सेगमेंट। देखिए पहली बात तो ये है कि ये घीटों से हमेशा लीडरशिप निकला करती है। अच्छा, इसलिए कि ये कभी हुआ नहीं है कि कभी आप एक कौम को इस तरह तबाएं और वो कौम जाके बने ना। बनी इसराइल जो है, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र दबाई तो कौम बन गई थी। हर जो यहूदी पूरी तरह मार खाते रहे, आज बन निकलती होती। आप क्या समझते हैं 7 लाख का जो शहर है, ये शहर 7 लाख मिसाइल हैं हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल, और इसको कोई समझ नहीं रहा। ये 7 लाख वो लोग हैं कि जिनको पाकिस्तान का वो फिक्रा बुरा लगता है कि उनको गाली पाकिस्तान की मिले और पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स हिंदुस्तान की बात करे, पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स उनके कातलों की बात करे, पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स उनके कातलों के साथ दोस्ती की बात करे। वो तो कहें कि हमने तुम्हारे ताने खाते हैं, हम तो यहां रहते हुए, हमें तो हमारी आबादियों से गुजरो तो जहां बदबू आना शुरू हो जाए समझो हमारी आबादियां शुरू हो जाएं। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप भी, पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भी, पाकिस्तान की सोशल लीडरशिप भी, ये सारी की सारी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि 4 ट्रक यहां से आएंगे और 4 ट्रक वहां से आएंगे, वो समझे कि इन मुसलमानों का खून किया जा सकता है, ये मुमकिन हाथ में नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, इंतहाई डिटेल्ड गुफ्तगू, घी टूल्स क्या होते हैं और इंडिया में क्या हो रहा है, इस पर हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने कन्वेंशंस में क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स मुसलमानों की तरफ से क्या मिल रहा है। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Donald Trump consistently smears the character of Muslims. He vows to build walls and ban us from this country. Go look at the graves of brave patriots who died defending United States of America. You have sacrificed nothing. His wife, if you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say. She probably, maybe she wasn't allowed to have anything to say. You tell me, but plenty of people have written that. She was extremely quiet, and it looked like she had nothing to say. And it was very nervous because I cannot see my son's picture. Then I cannot even come in the room where his pictures are. And that's why when I saw the picture on my bag, I couldn't take it, and I controlled myself at that time. वेलकम बैक। ट्रंप और इराक में मरने वाले मुसलमान सिपाही के वालिद का क्या मामला है, जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, ये मामला है क्या दरअसल में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पर आज से कुछ 7-8 महीने पहले जब अपनी कैंपेन शुरू कर रहा था तो वो उस ज़माने में उससे लड़ पड़ा और उसने बहुत बेइज्जत कर दिया उसको, एंकर को। खातून बड़ी मशहूर एंकर थी वहाँ जी। तो उसके बाद कंट्रोवर्सी चल पड़ी और कंट्रोवर्सी चली कि ये इसने क्या किया। उसने कहा कि उसने बदतमीजी से सवाल किया था, मैं बदतमीजी से जवाब दिया। और मीडिया को तो मैं तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस खुद ऑन करता हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बड़े अरसे के बाद अमेरिका में एक सरमायादार खुद सामने आया। अदरवाइज कॉर्पोरेट सरमायादार जो थे वो सारे के सारे खुद पीछे होते थे, और जिमी कार्टर को फॉर्म से उससे उठाया तो वो आ गया, और ओबामा को उठाया तो मोची का बेटा फला। वह ये जमहूरियत की एक बड़ी अजीबोगरीब क्या चीज है कि पीछे सरमायादार होता है और आके गरीबों में से एक गरीब को सदर बना दिया जाता है कि तुम अपने गरीबों का सफाया करो, तुम अपने गरीबों तिया पांचा को सफाई करो। वो जो मोची का बेटा इब्राहिम लिंकन जी, क्या बात है, क्या कर दिया। ओ भाई अल्लाह के बंदो, क्या उसने मोचियों के लिए क्या किया? तुम्हारे लिए किया उसने? कुछ भी नहीं। ओबामा से कितनी तवक्कुआत है। इब्राहिम लिंकन ने काम किया था वो जो उसका, लेकिन उसको तो चाहते थे, वो चाहते थे कि यहाँ आपसे गुलामी खत्म हो जाए और कोई को आगे बढ़ सके, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और ये चीज हो जाए। लेकिन इस बंदे ने वहां पर बिल्टअप किया। अब इसने वहां पर एक सोची समझी स्कीम के तहत एक चीज उसने ये तय की है और सोचा है, और पूरे के पूरे मीडिया ने भी और कैंपेन ने भी, कि 8 करोड़ अमेरिकी ऐसे हैं कि जो सुबह सवेरे उठते हैं जब इलेक्शन वाले दिन और टीवी लगाते हैं और नशरियात देखते हैं और उसके बाद ना सो जाते हैं, वोट डालने नहीं आते। ये वो गोरा है कि जो मिडिल क्लास गोरा है। सही है। और ये गोरा मिडिल क्लास वो होता है कि जो कहता है कि जो मर्जी है वोट देने, हमें कोई पता नहीं, जो प्रेसिडेंट आए मेरे को कोई परवाह नहीं होती। बाइबल बेल्ट के अंदर नजर आएंगे आपको, टेक्सास में नजर आएंगे, शिकागो, हर जगह नजर आएंगे आपको ऐसा गोरा जो उस फरवर में नहीं आते। उसने कहा है कि जब तक मैं इन गोरों को खौफजदा नहीं करता, जब तक मैं इन गोरों को सिक्योरिटी के मसले में नहीं लेके आता, उस वक्त तक ये गोरा बाहर नहीं निकलेगा। और वो कहते हैं कि वो उसको वो आगे जाके लेके आएगा। अब दूसरी तरफ हुआ यह है कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने सैंडर्स जैसे आदमी को रिजेक्ट करके हेनरी क्लिंटन, बर्नी सैंडर्स को, हाँ बर्नी सैंडर्स बड़े अरसे से, बर्नी सैंडर्स का कंपैरिजन करता हूँ तो इमरान खान से बड़ा बहुत कि 16 साल से बोल रहा है कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना चाहिए। वो कहता है बेवकूफ का बच्चा यार, तुम ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। वैसे सर खिजर खान ने कहा तो सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी सैक्रिफाइस दी है? सूरत हाल ये है कि उसकी सबसे बड़ा स्टैंस था मुसलमानों के खिलाफ। सही। और मुसलमानों के खिलाफ ये स्टैंस ये था कि मुसलमान हमारे लिए सिक्योरिटी का मसला है। और दूसरा उसने मैक्सिकन्स का कहा, और मैं मैक्सिकन मॉल बनाऊंगा, मुसलमानों को यहाँ से दाखिला बंद कर दूंगा और निकाल दूंगा। इस दौरान एक कप्तान है जिस जो इराक में मारा गया है, मुसलमान, ये खिजर खान का बेटा था और उसकी बीवी जो थी खिजर खान का बेटा था, इराक वॉर के अंदर मारा गया, अमेरिकन सिपाही था। और हेनरी क्लिंटन इसको लेके वहां आ गई, तो उसने एक ट्रंप कार्ड यूज किया, ट्रंप के साथ ट्रंप कार्ड। अब हेनरी क्लिंटन उसको लेके आ गया, उसने तकरीर की, उसने कहा कि मैं अपने बाप, मेरे बेटे ने कुर्बानी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुर्बानी दी? कुछ नहीं दी। ये इसके जवाब, और बड़ी ज़बरदस्त इमोशनल सूरत बन गई, उसकी बीवी साथ खड़ी हुई थी सारा। इसके बाद उसने एक इंटरव्यू दिया ABC न्यूज़ को, और उसने कहा कि जो देखे जो उसकी बीवी तो बोलना नहीं चाह रही थी, ये तो हेनरी क्लिंटन की जो स्पीच राइटर ने उसको स्पीच लिख के दी थी।
उसके बाद दोबारा फिर कंट्रोवर्सी। उस खातून ने कहा कि जब मैंने अपने बेटे की तस्वीर देखी तो मेरी आंखें जो हैं वो नम हो गई, मेरे आंसू आ गए, मैं अपने बेटे की तस्वीर देख नहीं सकती थी। और मसला यह है कि अब ये सूरत हाल बनी हुई है कि मैं वरना मैं बोलना चाहती थी, मैं बोल लेती। उसके बाद फिर इसने जो इसके मैं 2-3 फिक्रे पढ़ रहा था, तनकीद महंगी भी पड़ सकती है। हाँ, उसने यहां तक कहा कि ट्रम्प के आई डिडंट प्लेजराइज माय स्पीच। राइट। उसने कहा कि ये इसकी बीवी जो है ट्रम्प की, इसने सारे वो लफ्ज जो कि ओबामा की बीवी मिशेल बोलती थी वो बोलना शुरू। अब कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू। कहने का बुनियादी मकसद अब यहां पर क्या है? कहने का मकसद यह है कि मुसलमान एक तवील अरसे से, गुज़श्ता तकरीबन 100 साल से वेस्ट के लोगों के लिए फौज के अंदर मर्सरी की कुर्बानियां देते चले आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहला बंदा था खुदाएदाद खान जो था, जो बेल्जियम के महात पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरा था और उसको जनाब विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। आप मुझे बताइए पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो उसको जानते हैं? नोबडी। आप कुछ पहली दफा नाम सुना होगा। जी बिल्कुल सही बात है। इसी तरह 10,000 लोग हैं वो पाकिस्तान से यहाँ उठे थे जो इराक में अनवर कमाल पाशा के सामने लड़े थे और मारे गए थे। जी मारे गए, बिल्कुल उनकी फैमिलीज खत्म हो गई। किसके लिए? ब्रिटिश एम्पायर से। कितने लोगों को पता है? खाना काबा पे आपने यहां से लोग गए जाके गोलियां चलाई, कितने लोगों को पता है? ठीक, अब वहां पर आपने अपना बेटा कुर्बान कर दिया अमेरिका के लिए, ठीक है। और जाहिर बात है, एक बात तय है और मैं खुल के कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने जिन लोगों की शहादत का कहा है वो अल्लाह कहता है कि वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात, जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उनको मुर्दा मत कहो। अमेरिका का रास्ता अल्लाह का रास्ता नहीं है, वहां मारे जाना मुझे बेशक तकलीफ दे सूरत हाल करनी पड़े, मुझे कहना ना आप यहां के, वहां आपको गालियां इसलिए दी जाती हैं कि आप दहशतगर्द हो। आप इराक में अपने बेटे की जान की कुर्बानी भी दे दो, आपका तमस्खुर उड़ाया जाता है। आपका बेटा इराक की फौज के अंदर मरा जाए, आपको कहा जाता है कि ये तो इसकी मां न रो रही है, ये सारे ड्रामेबाज हैं और ये चीज है। और उसने यहां तक कहा है, उसने कहा है कि मैं बुनियाद में हैरान हो गया हूं कि उसने ये सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है। ये जो अमेरिका ने इनको दिया है, इनके मुकाबले में हम इनकी सारों की जाने ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ओबामा के बाद अगला प्रेसिडेंट आप किसको देख रहे हैं? मुझे लग रहा है हिलरी जो है शिकस्त खा जाएगी। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन सोसाइटी को जिस तरह वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए ना, मेरी बात सुने आप, अमेरिका है क्या? अमेरिका जो है ये तो भगोड़ों का मुल्क है। कोई हंगरी से गया, कोई इंग्लैंड से गया, कोई जनाब अपना पोलैंड से गया। सर आज भी पूछे आई एम हंगेरियन अमेरिकन, आई एम पोलिश अमेरिकन, आई एम स्पेनिश अमेरिकन, आई एम ब्रिटिश अमेरिकन। यानी वहां वो इमिग्रेंट्स पे किसको जाने की इजाजत नहीं? मुसलमान को जाने की इजाजत नहीं। क्यों इजाजत नहीं? क्योंकि बुनियादी तौर पे आपने नफरत बेस इंग्लैंड। एक बात ट्रंप को प्रेसिडेंट बनता हुआ देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि मैं अगला प्रेसिडेंट बन रहा है अमेरिका का। मैं चाहता एक तो बन भी रहा है, मैं चाहता भी हूं कि वो बन जाए, इसलिए कि जब वो बनेगा तो यहां से जो लोग वीजे की कतारें लगा के अमेरिका जाते हैं उनको पता चलेगा कि वह कॉस्ट क्या पे करनी है। जितने लोग वेस्ट में रहते हैं जो वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, जिस तरह उनके खानदानों की तबाहियों की कॉस्ट है, जिन तरह उनकी बेटियों के किरदारों की कॉस्ट है, जिनका उनके बेटों के किरदारों की कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो अगर यहां बयान करें तो लोगों की आंसू न थमे। उसके बावजूद वो बताते नहीं। उनको वाज़े बताना पड़ेगा कि नहीं, हम इस मुल्क के अंदर कितने सुखी थे, सुखी हैं और सुखी हो सकते हैं। सर बाबा वेंगा का क्या होगा? बाबा वेंगा ने कहा आखिरी प्रेसिडेंट है ओबामा, ट्रंप अगर आ गया। और एक और बात बताऊं आपको, एक और बात बताऊं कि जिस वक्त तो जूश तुझे कहते हैं कि 4 ब्लड मून हमारा वक्त आ गया, उन्होंने कहा अब वर्ल्ड कैपिटल will be shifted from the United States of America to the Jerusalem. इजराइल। वो कहते हैं अब इजराइल में बिल्कुल सही। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि भारत में घीटूज का होना अपनी जगह पर, लेकिन वहां के स्टार्स के साथ क्या हो रहा है। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, भारत में आम आदमी के साथ तो जो हो रहा है, स्टार्स के साथ क्या हो रहा है ये हम बात करेंगे, क्योंकि सानिया मिर्जा की जो किताब आई है एस एंड ऑड्स, उसकी तकरीबन रुनुमाई में उन्होंने जो शिकवे किए हैं वो इंतहाई अहम हैं और सुनने वाले हैं। और यह सब सानिया ने शिकवा किया है कि अब बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूं। ये स्टार्स का शिकवा क्यों? देखिए, पूरे भारत के अंदर बेसिकली एक नफरत की फिजा है। एक बात याद रखिए कि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां एक हिंदू मुल्ला
ये जो संघ परिवार है और ये जो बीजेपी है, ये उनकी फंडामेंटलिस्ट हुकूमत है ना। मुल्ला जो है वो इलेक्शन लड़ता है, जीतता है और 12 साल हुकूमत करता है। वाजपेयी जो है उनके कट मुल्ला की गवर्नमेंट है ना, मुल्ला ही है। और ये उनका जो संघ परिवार है या जो बाकी जो बजरंग दल है, ये सारे जो है जो उनके वो है जो दहशतगर्द मुल्ला है, आम मुल्ला भी नहीं, दहशतगर्द मुल्ला उनके जो है वो आते हैं और वो जाके कोई 1915 के अंदर पहली दफा हुआ यह था कि जो मेला था उसके अंदर हथियार ले जाने की इजाजत दी गई थी। इजाजत नहीं दी गई बल्कि कहा गया था कि हथियार लेके जाओ, क्योंकि अब हमने मुसलमानों से मुकाबला करना है और हमने एक हिंदुत्व बनाना है यहाँ पर 1915 के अंदर। उसके अंदर अब यह है कि स्टारडम में मुसलमान जो है वो पुराने चले आ रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि दिलीप कुमार जैसा बंदा जो है उसके बारे में राज कपूर उसका बड़ा मुकाबला करता था। तो राज कपूर का मुकाबला करते करते एक दिन उसने, उसका मशहूर डायलॉग है कि उसने अपने बाप पृथ्वीराज से कहा कि मुझे ये बाबा ये बताओ कि दिलीप कुमार बेहतर है या मैं बेहतर हूँ, ठीक है, और मैं कब उससे आगे चला जाऊंगा। उसने कहा बेटा एक बात याद रखो, तुम उससे आगे नहीं जा सकते हो, इसलिए कि वो अदाकार है और तुम एक अदाकार के बेटे हो। ये फर्क याद रखना। तो अब वो स्टारडम सानिया मिर्जा के साथ नहीं है, शबाना आजमी के साथ, जावेद अख्तर के साथ, शाहरुख खान के साथ, आमिर खान के साथ, सबके साथ इंडिया में 3-4 किस्म के तासुब चलते हैं। बॉम्बे के अंदर यूपी के साथ, जैसे हमारे यहाँ उर्दू स्पीकिंग के साथ होता है ना, यूपी के साथ बड़ा बड़ा तासुब है। मैं वहां 2007 में था तो उस वक्त हेमा मालिनी के खिलाफ एक कैंपेन चली थी। हेमा मालिनी ने कोई बात पता नहीं बॉम्बे के बारे में कही थी कि बड़ा गंदा शहर है, तो उसके ऊपर बकायदा जुलूस निकला। मैंने जुलूस देखा और जुलूस के नारा ये लग रहा था कि हमें पान खाने वाले और दूध बेचने वाले भैये नहीं चाहिए। ये जो इलाहाबाद के और यूपी के जो लोग जो थे एक तरह से लगा। लेकिन वैसे भी बॉम्बे में तो खैर चूंकि 40% के मुसलमान आ जाते हैं और गुंडागर्दी भी है और ये भी है और सारा कुछ, ये सारे बड़े बड़े गुंडे जो हैं सारे असलम भाई और ये सारे वहीं से निकले हैं और क्या है। लेकिन छोटे शहरों के अंदर या बाकी जगहों पे इन पे गलबा है। अब शाहरुख खान की जो कैफियत है, आप देखें अगर कोई हिंदू ने कहा होता तो कोई मसला नहीं था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि इनके कुछ लोगों को लाइन अक्षय ने कहा कुछ लाइन लगानी पड़े। ये जो अभी अनुपम खेर जो कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक, जिस तरह की बातें जो हैं वो किसी जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा किया करता था, जिस तरह की बातें जो अमिताभ भी अब कर जाता है कभी कभी, इसलिए कि उनको सर्वाइवल किट चाहिए, वो किसी तौर पर जिंदा रह ही नहीं सकते। अब देखिए बाल ठाकरे मर तो गया है लेकिन बाल ठाकरे का वो सारे की तरह खौफ तो मौजूद है, उस खौफ के अंदर ये लोग जिंदा रहते हैं और चलते हैं। अब सानिया मिर्जा जो है उसकी सबसे बड़ी बात तो वही है कि उसने एक, अगरचे वो मुसलमान है और एक उसने पाकिस्तानी से शादी कर ली है, जबकि वहां रूटीन में होती है। तो बेचारी ने शिकवा भी किया है कि भारत के मीडिया ने मेरी शादी तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या पाकिस्तानी मीडिया ने कमी की थी? वैसे कॉलर्स को शामिल करते हैं जी। लाइव कॉल्स हम लेना शुरू कर रहे हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। टॉपिक से स्टिक रहिएगा, इधर उधर की बात से प्लीज गुरेज कीजिएगा। सबसे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? वालेकुम सलाम, मैं ताहिर खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी ताहिर खान साहब फरमाइए, सवाल कीजिएगा औरिया साहब से। जी सवाल मेरा ये है कि औरिया साहब ने अभी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि जो अमेरिका के लिए जो लड़का है तो वो सबीलुल्लाह नहीं है और उसके अंदर उसके ऊपर शहीद का जो है वो इतलाक नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अगर उनके साथ जिहाद करती है अमेरिका के साथ तो उनके बारे में फिर क्या हुक्म होगा? क्या उनके लिए भी यही हुक्म है? आपका सवाल आ गया। और देखिए पाकिस्तान की आर्मी अगर अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका के साथ अमेरिका के उसके लड़ती है वो तो अलग बात, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने अभी तक ऐसा किया नहीं है। एक जहाज था जो अफगानिस्तान का था, उसके लिए सपोर्ट जो है वो अमेरिका ने की थी अफगान जहाज के दौरान, उस जमाने में था, लेकिन फ्रंट पे तो अफगान लड़ रहे थे ना। पाकिस्तान तो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और इन चीजों के अंदर था। लेकिन अल्लाह ने तो बड़ा वादे कहा है, कुरान बड़ा वादे है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए, और अल्लाह का रास्ता बड़ा वाज़ेह होता है। तो उसमें से मुझे किसी पर ना मैं मौलवी हूँ ना मैं फतवा देने के काबिल हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि जो भी कहीं भी मैं मुझे दुख नहीं देना चाहता उन लोगों को, लेकिन अमेरिका की रियासत जो है वो इस्लामी रियासत तो नहीं है। पाकिस्तान की रियासत कम से कम पाकिस्तान की रियासत के लिए जो लड़ेगा वो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक इस्लामी रियासत है और अल्लाह इसका हाकिम है, हकमियत सॉवरेंटी गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो पाकिस्तान के लिए तो लड़ने वाला शहीद होगा, सही, बिल्कुल सही, लेकिन किसी और मुल्क के लड़ने वाले के लिए मैं कम से कम शहीद कहने को तैयार नहीं। लेकिन वो अपने आप को शहीद कहते तो हैं और कौन?
जो भी जिन वो बकौल इशफाक साहब कहा करते थे, उससे कहा जी हिंदू जो है वो अपने उसके लिए मौत मर जाए तो वो कहाँ जाएगा, तो उन्होंने कहा तो वो अपने स्वर्ग में जाएगा। और ये सब ये बताइएगा कि अभी सानिया की हम बात कर रहे थे, तो सानिया के मामले के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को क्या कोई रिएक्शन देना चाहिए, जवाब आना चाहिए? देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने देना भी नहीं है, आप समझते हैं नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वो जवाब देगा, नामुमकिन में से है ना। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है ना वो बड़ा खौफजदा मुसलमान है। मैं आपको बताऊं कि मैं वहां पर टीजी आर्कियोलॉजी था, तो वहां पर जा रहा था, तो मेरे साथ एक सिख डायरेक्टर था और एक मुसलमान डायरेक्टर था। सिख डायरेक्टर जो था वो बाकायदा हिंदुओं के खिलाफ गुफ्तगू करता था 84 के वाकयात पर, लेकिन मुसलमान सदीकी साहब जो थे बड़े सहमे बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करते। ताज़ा वाकया हुआ था। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहा हूं? कराची से जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा कहां से? कराची। हिंदू पानी और मुस्लिम पानी तो आज भी जिंदा है। जी 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 जी। हम क्यों इंडिया के पीछे इतना पीछे पड़े रहते हैं, हमारे हुक्मरान भी और ये सारे लोग, मतलब क्यों इनको शर्म नहीं आती है? जी मैं आपको अर्ज करूं कि ये बेसिकली जो हमेशा से जो ताजर लोग हैं ना, उनका हमेशा से यही मसला रहा है कि तिजारत करने वाला जो है वो हिंदुओं के साथ उनका हमेशा, क्योंकि हिंदू बुनियादी तौर पर तिजारत का उनका बड़ा, हमारी वालदा सुनाया करती थी कि पहले साल हट्टी थे, दूसरे साल खट्टी थे, आखिर पुत बसंते हट्टी बहना। तो बसंते बेटे तुमने हट्टी में बैठना है। तो क्या कारोबार, तो ये कारोबार मुसलमानों ने सीखा उनसे है। मुसलमान कहाँ कारोबार करते थे? मुसलमान तो अपने और सर्विसेज के अंदर होते थे, या फौज के अंदर चले गए, या वैसे जिम्मेदारा कर लिए, लेकिन ये कभी नहीं होता था कि ये वो करते अपना किसी तौर पर कि वो कारोबार। तो कारोबारी आदमी है ना, उसका बुनियादी तौर पर आपस में ही तल्लुकात रहते हैं। ठीक है। और ये सब मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा, एक अर्जेंट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ कॉलर्स को और भी शामिल करेंगे।